नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आइए 27 अगस्त के करंट अफेयर्स को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आरोग्यम टेस्ट सीरीज चल रही है, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। और स्वास्थ्य साक्षात्कारी का बैच भी चल रहा है, जहां पर आपको लेक्चर्स वीडियो और प्लस आपको टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यूज आदि नोट्स सब कुछ आपको कराया जाएगा, तो आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। ठीक, पहला आज का टॉपिक है 15वीं जिला कारगिल ताइक्वांडो चैंपियनशिप एवं नशा विरोधी युवा अभियान। ठीक है, तो आप जानते होंगे जो हमारी यूटी है कौन सी, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में 15वीं जिला कारगिल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का सफल आयोजन कारगिल स्थित KSC स्पोर्ट्स स्टेडियम, ठीक है, के आइस हॉकी रिंग में किया गया। अच्छा, एक बात बताओ कि अभी वर्तमान में ना भारत में जो है, अगर मैं भारत की बात करता हूं तो भारत में वर्तमान में कुल कितने यूटी हैं, यानी कुल कितने यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, और कुल कितने स्टेट हैं अभी वर्तमान में। दूसरा एक प्रश्न तो आपके लिए ए बन रहा है, या आप इसको बताइएगा, पूछा जाता है, इसको अभी तुरंत कर लेना, बात के मत छोड़ना, कि अभी भारत में कुल कितने स्टेट और कुल कितने यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक प्रश्न तो यह पूछता है आपके एग्जाम में। दूसरा प्रश्न क्या पूछता है कि वह कौन कौन से राज्य हैं, वह कौन कौन से स्टेट हैं, राज्य हैं, ठीक है, जहां पर द्विसदनीय विधायिका है, यानी कि जहां पर विधानसभा और जो है विधान परिषद दोनों है। तो ये आप एक बार, यानी कि निचला सदन और उच्च सदन दोनों है, ऐसी कौन कौन सी विधानसभाएं हैं अपने आप में, ऐसे कौन कौन सा मतलब राज्य है, यह भी आप बताइएगा। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम खूब पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा ऑन स्पॉट तुरंत, ठीक है, और इसको रेडी कर लीजिएगा। चलिए, तो ये प्रतियोगिता भी वहीं पर आयोजित की गई है, और इस प्रतियोगिता का आयोजन दरअसल कारगिल ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा लद्दाख ताइक्वांडो एसोसिएशन के तत्वाधान में तथा लद्दाख पुलिस के सक्रिय सहयोग से संपन्न हो गया है। इसमें डिस्ट्रिक्ट के 6 संबद्ध क्लबों, स्कूलों और खेल केंद्रों के 100 से अधिक बाल एवं युवा जो एथलीट होते हैं, जो यूथ एथलीट होते हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया इस गेम में। ठीक है, क्या उद्देश्य था? नशे को जीवन से दूर रखें, ताइक्वांडो अपनाएं, यानी कि इसका उद्देश्य युवाओं को मादक पदार्थ द्रव्यों के सेवन, ठीक है, के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत करना और उन्हें खेल, अनुशासन, आत्मरक्षा व स्वस्थ जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करना। यह इस गेम का बेसिकली उद्देश्य था कि आप नशा छोड़ें और ताइक्वांडो को अपनाएं। ताइक्वांडो आप जानते हो क्या, तो खट खट मारते नहीं, ऐसा करके मारते हैं, भाई साहब जबरदस्त होता है। अब वो आप तभी सीख पाएंगे जब आप नशा छोड़ेंगे, नशा किए रहेंगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये था सामुदायिक पुलिसिंग अर्थात लद्दाख पुलिस द्वारा खेल आयोजनों में सहयोग, सीमांत क्षेत्रों में नागरिक पुलिस संबंधों को मजबूत करने और युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का एक प्रभावी प्रयास है अपने आप पे, कि भाई यूथ जो बिगड़ा हुआ है, जो नशे की तरफ है, वह हटे वहां से और अल्टीमेटली अपने स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर हो, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो क्या हो, वो अपने आप में जो है खेल को अपनाए और स्वस्थ जीवन रखे अपने। प्रकृति एवं उत्पत्ति की बात करते हैं, ठीक है, इसकी ताइक्वांडो की, ताइक्वांडो कोरिया की एक पारंपरिक मार्शल आर्ट शैली है जो तीव्र किक एवं स्ट्राइकिंग तकनीकों पर बेस्ड होती है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड ताइक्वांडो सियोल दक्षिण कोरिया द्वारा प्रशासित है। इसे वर्ष 2000 के सिडनी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों से आधिकारिक रूप से पदक स्पर्धा के रूप में इसको शामिल कर लिया गया था। तो ताइक्वांडो के बारे में प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक, ध्यान रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। खेलो इंडिया एवं शीतकालीन खेल, लद्दाख में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत शीतकालीन खेलों, आइस हॉकी, स्कीइंग के साथ साथ ताइक्वांडो और तीरंदाजी जैसे खेलों के लिए आधुनिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, जिला स्तरीय चैंपियनशिप सीमांत हिमालय क्षेत्रों के युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कि भैया अब इन खिलाड़ियों को हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं आगे। ठीक है, चलिए अब आप बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है, इग्नोर मत कीजिएगा। चलिए, हाल ही में संपन्न 15वीं जिला कारगिल ताइक्वांडो चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इसका आयोजन लद्दाख पुलिस और कारगिल ताइक्वांडो एसोसिएशन के सहयोग से किया गया है। दूसरा, इस आयोजन का मुख्य सामाजिक संदेश युवाओं को मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रख करके खेलों से जोड़ना था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, बताइएगा आप मुझे। अच्छा प्रश्न है और उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर बताएंगे मुझे, बताइए। सी होगा क्या बॉस? बिल्कुल सही बात है, सी, यानी कि 1 और 2 दोनों ही कथन इसमें क्या है, आपके सही हैं। कमेंट आप लोग कृपया करके कर सकते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो लगातार जुड़ते रहते हैं, कम से कम आप लोग को जरूर किया करिए। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA का
गर्भणी मित्र पाठ्यक्रम में मातृ स्वास्थ्य देखभाल अर्थात केंद्रीय आयुष मंत्रालय के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA नई दिल्ली ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से आयुर्वेद आधारित मातृ एवं प्रसूति देखभाल को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गर्भणी मित्र नामक एक नया कौशल विकास प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया है। यह पाठ्यक्रम गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं को समग्र स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, जीवन शैली, मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करने के लिए कुशल स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के हेतु क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो ये बहुत अच्छी पहल है अपने आप पे और इससे निश्चित तौर पर चीजें बेहतर होंगी, है ना। पाठ्यक्रम की अवधि क्या है, यह 6 महीने का एक विशेष व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है। योग्यता क्या है इसकी, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से वरिष्ठ माध्यमिक 10+2, ठीक है, उत्तीर्ण तथा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के अभ्यर्थी इस पाठ्यक्रम के लिए जो क्या है, पात्र हैं। अगर आपने 10+2 किया है अपने आप पे तो आप इस कोर्स को कर लीजिएगा और एक बड़ा बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं इसमें दिखाई देगा। तो ये सब आप जो आप देख पा रहे होंगे, क्या कह रहे हैं, यह पाठ्यक्रम गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी और प्रसवोत्तर अर्थात प्रेगनेंसी के बाद मतलब कि डिलीवरी होने के बाद के दौरान महिलाओं को समग्र स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, जीवन शैली, मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करने के लिए कुशल स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने हेतु तैयार किया गया है। कि भाई आप चाहें तो आप ये ट्रेनिंग इसके लिए लीजिए और आप इसमें एक बढ़िया काम कर सकते हैं, लोग आपके पास आएंगे, है ना। पाठ्यक्रम पूर्ण होने के उपरांत प्रशिक्षित कर्मी आयुष वेलनेस केंद्रों, प्रसूति क्लिनिकों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और निजी स्वास्थ्य संस्थानों में गर्भणी मित्र सहायक, प्रसव पूर्व प्रसवोत्तर देखभाल सहायक, ठीक है, मातृ स्वास्थ्य मार्गदर्शक एवं मातृ स्वास्थ्य सहायता कार्यकर्ता के रूप में सेवाएं दे सकेंगे। तो 6 महीने का कोर्स है, आप कर लीजिए और आप अलग अलग क्लिनिक्स वगैरह में या अलग अलग जगहों पर आप आराम से इसमें काम आप कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है ये, है ना। यह आसान काम भी है, आपके लिए कुछ कठिन नहीं है। चलिए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, पाठ्यक्रम में पारंपरिक आयुर्वेदिक प्रसूति तंत्र, स्त्री रोग से संबंधित मूलभूत सिद्धांतों को आधुनिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं के साथ संबंधित किया गया है। गर्भाधान विधि, ठीक है, गर्भाधारण से पूर्व माता पिता के शारीरिक, मानसिक और जैविक शुद्धिकरण तथा उचित आहार विहार का प्रबंधन भी इसमें शामिल हो कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना पीना है। गर्भिणी परिचर्या अर्थात गर्भावस्था के 9 महीनों के दौरान मासिक आहार व्यवस्था, उपयुक्त जड़ी बूटियों का सेवन, योग प्राणायाम तथा मानसिक शांति हेतु जीवन शैली दिशा निर्देश इसमें शामिल है। सूतिका परिचर्या अर्थात प्रसव के उपरांत प्रसूता अर्थात माता के गर्भाशय के पुनरुद्धार, स्तनपान संवर्धन, ठीक है, पोषण पुनर्प्राप्ति, अभ्यंग, मालिश तथा नवजात शिशु की प्राथमिक देखभाल इसमें शामिल है। आप बता पाएंगे कि भैया प्रेगनेंसी के पहले, प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद आपको क्या कुछ करना, ये सारा इस कोर्स में दिया जाएगा। कितना अच्छा कोर्स है, आप लोग कर सकते हैं। उसमें आप फिर अलग अलग हॉस्पिटल में आप काम कर सकते हैं इसमें, है ना। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, जिसे आयुर्वेद के क्षेत्र में शीर्ष स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित किया गया, कहां स्थित है, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइएगा। न्यू दिल्ली होगा क्या, सी, बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर। एक हमारी बहुत प्रिय मित्र हैं, उनका यूट्यूब चैनल है आयुर्वेद का, हालांकि उन्होंने अभी उस पर काम ज्यादा नहीं किया है। दिल्ली में एक बहुत फेमस डॉक्टर हैं, यूट्यूब पर छाई रहती हैं, उनके अंडर में उन्होंने जो है ट्रेनिंग लिया था, जॉब लिया था, BMS हैं और बहुत जल्दी उनके माध्यम से आप लोगों के लिए आयुर्वेद से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस और एक प्रॉपर क्लिनिक भी उन्होंने खोला है अयोध्या में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि उस क्लिनिक को लखनऊ में शिफ्ट किया जाए इन फ्यूचर, या लखनऊ अयोध्या दोनों जगह रखा जाए और वहां पर जो दबदबा है अपने आप में एलोपैथ का, उसको साइड करते हुए एलोपैथ को पुनः से पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। उम्मीद है कि हम उस पर बेहतर प्रयास कर पाएंगे। उसमें योग, प्राणायाम, आयुर्वेद, हमारी जो भी चिकित्सा पद्धतियां हैं उनके माध्यम से आपके शुद्ध जीवन शैली के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं उस पर काम करेंगे और एक प्रॉपर रिसर्च लैब बनाने का भी प्लान है। आगे देखते हैं कितना इसमें हम बेहतर कर पाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जड़ी बूटियां जो हमारे आयुर्वेद में, जो हमारे आयुष में रखी गई हैं, उन पर हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि हम इसमें बेहतर करें। आपका सहयोग, आपका सपोर्ट मस्ट रहेगा। आप लोग ये मेडिसिन ले सकते हैं, इलाज करा सकते हैं, बहुत नॉर्मल फीस उसकी रखी जाएगी और इसके साथ साथ में मेडिसिन के फॉर्म में आपकी काउंसलिंग प्रॉपर करना है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आपकी बॉडी पर बड़ा पड़ता है। कुछ होता नहीं है, लेकिन आप नेगेटिव इतना हो जाते हैं कि उसका इंपैक्ट आपकी बॉडी पर पड़ता है नकारात्मक, और आप जो है बीमार या इलनेस का हो जाते हैं। क्या शिकार, डिजीज नहीं, इलनेस डिजीज में डिफरेंस होता है, मैंने बताया था आपको दिन, है ना। तो इलनेस का शिकार हो जाते हैं आप, तो आपको काम ना करने के लिए आपको प्रेरित करने लगता है चीज, है ना। वो ऐसा बॉडी में हार्मोन्स आपके सीक्रेट होने लगता है। तो उस पर हम काम करने वाले हैं बहुत जल्दी।
अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले साल से हम इस पर काम शुरू कर देंगे। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था न्यूज चैनल वाला, वो मैंने यूट्यूब चैनल बना दिया है। अब आयुर्वेद की बारी है, आयुर्वेद को लेकर बड़े स्तर पर हम काम करेंगे। उम्मीद है एक अच्छा काम करें, जल्द ही आपको इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। चलिए आइए, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक, नाउ नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय एवं भारत का दृष्टिकोण। ठीक है, और वो क्लिनिक बहुत बेहतर रहेगा, ध्यान रखिएगा। हमारे बहुत खास मित्र हैं, डॉक्टर हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन क्योंकि अभी नाम लेना भी सही नहीं है, लेकिन हम उस पर काम करेंगे बहुत जल्दी, है ना। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय एवं भारत का दृष्टिकोण, मंगोलिया की राजधानी उलान बटार, ठीक है, में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय के 17वें पक्षकारों के सम्मेलन के मंत्रिस्तरीय सभा में भारत ने भाग लिया है। यह बड़ी बात है, अपने आप ध्यान रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, ये कॉप 17 UNCCD कॉप 17। केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वैश्विक मंच पर भूमि क्षरण तटस्थता, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने और सूखे से निपटने के लिए पर्याप्त पूर्वानुमेय, विश्वसनीय और निरंतर अंतर्राष्ट्रीय जलवायु एवं वित्तीय सहायता की आवश्यकता पर बल दिया है। आप जानते होंगे लैंड डिग्रेडेशन जो है अपने आप में एक बड़ी समस्या है, और लैंड डिग्रेडेशन पर प्रश्न आता है कि भाई भूमि क्षरण जो हो रहा है अपने आप में वो बहुत हो रहा है। एक, हमारे पास जो भूमि है उस पर हम क्या कर रहे हैं, उस पर हम घर बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं। एक, दूसरा, जो हमारे पास सूखी भूमि है उसका हम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, वो बंजर भूमि है, हम उसका उपयोग किसी भी रूप में नहीं कर पा रहे हैं और उस पर अवैध कब्जे हो जा रहे हैं। जैसे आप गांव में जाते होंगे तो ग्राम पंचायत की जमीन आप देखते होंगे, अक्सर उस पर लोग अपना घर बना लेते हैं, अपना कुछ गाय भैंस पालते हैं या कुछ और कार्य कर लेते हैं, या बंजर पड़ी रहती है, तो उसका नुकसान होता है। और दूसरा, जिस प्रकार से पर्यावरण क्षरण हो रहा है तो उस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है अपने आप पे, और ये एक बड़ा खतरनाक स्थिति होती है। प्लस सूखा अपने आप एक बड़ी समस्या है, तो सूखा अपने आप में और लैंड डिग्रेडेशन, इसको आप अलग से पढ़ लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सीओपी क्या, सीओपी को क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दो प्रकार की होती है, एक किस पे होती है बेटा, एक होती है आपकी बायोडाइवर्सिटी पर, किस पर, बायोडाइवर्सिटी पर, ठीक है, और एक होती है आपके क्लाइमेट चेंज पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस पर खूब सारे प्रश्न बनते हैं, कौन सी कॉप कहां पर हुई, कौन सी बैठक थी, ये सब आप रेडी कर लीजिएगा सारे। ठीक है, चलिए, तो ये जो अभी संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय जो है UNCCD कॉप 17, इस पर लगातार बातचीत की गई है, यानी कि मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय के 17वें पक्षकार के सम्मेलन, अर्थात ये कॉप 17 यहां पर चल रही है, अपने आप में बहुत मस्ट है अपने आप में। ठीक है, चलिए, अब इसके कुछ पॉइंट है, जैसे कि जलवायु एवं भूमि वित्त पोषण। तो विकासशील देशों में भूमि पुनरुद्धार और सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए तकनीकी हस्तांतरण के साथ साथ में संस्थागत और गैर शर्त आधारित वित्तीय संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। रियो अभिसमय का समन्वय, रियो समिट आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। UNCCD, UNFCCC, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, और CBD, जैव विविधता को लेकर आप जानते होंगे, के लक्ष्यों में तालमेल स्थापित करना, क्योंकि भूमि क्षरण और जैव विविधता हानि और जलवायु परिवर्तन आपस में क्या है, गहराई जुड़े हुए हैं अपने आप में। ठीक है, जब भूमि का क्षरण होगा अपने आप पे, तो भूमि पर रहने वाले जो जीव जंतु होंगे वो नष्ट होंगे, अर्थात जैव विविधता क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी अपने आप पे। या जलवायु परिवर्तन अगर होगा तो जलवायु परिवर्तन होने से भी आपका बायोडाइवर्सिटी खत्म होगा या लैंड डिग्रेडेशन होगा अपने आप पे। तो तीनों पॉइंट एक दूसरे से क्या है, पूरक है अपने आप में। और ये जो अलग अलग आप अभिसमय देख रहे हैं, UNFCCC का जलवायु परिवर्तन अपने आप, UNCCD, ये सब इसमें तालमेल बिठाना और इनके लक्ष्य को प्राप्त करना ही इस पूरे हमने समिट में रखने का प्रयास किया कि भैया सब कुछ सही हो जाए अपने आप पे, है ना। चलिए, पारंपरिक ज्ञान, स्थानीय समुदायों विशेष करके महिलाओं और स्वदेशी आबादी की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सतत भूमि प्रबंधन अर्थात सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट को बढ़ावा देना। ठीक है, अब बात करें तो थोड़ा सा UNCCD के बारे में, नहीं तो आप कहीं सर क्या चीज होता है, वैसे तो आप जानते होंगे, फिर भी आप दे लीजिए। 1992 के रियो अर्थ समिट, क्या 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी कि रियो अर्थ समिट की सिफारिशों के आधार पर 1994 में इसे अंगीकार किया गया तथा यह 1996 में क्या हो गया, लागू हो गया। कौन, UNCCD अपने आप में, है ना। यह पर्यावरण और विकास को अस्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह विशेष रूप से शुष्क, अर्धशुष्क, शुष्क, उप आर्द्र क्षेत्रों अर्थात एरिड, सेमी एरिड एंड ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज में
मरुस्थलीकरण, भूमिक्षरण और सूखे के प्रभावों का क्या करता है, समाधान करता है। तो कभी अगर इसके बारे में पूछ ले आपसे तो आप इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी यहां पर दे दीजिएगा। ठीक, चलिए इसके अलावा भारत की कुछ प्रमुख जो है पहल हैं, उनकी प्रतिबद्धताएं हैं, जैसे कि बान चैलेंज। क्या बान चैलेंज, शायद आप इसको पहली बार सुन रहे होंगे, संभवतः मुझे ऐसा लग रहा है। तो भारत ने 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर बंजर और क्षरित भूमि को पुनर्जीवित करने का राष्ट्रीय लक्ष्य जो है निर्धारित किया है। किसके तहत, बॉन चैलेंजेस के अंतर्गत। शायद आप इसको पहली बार सुने होंगे, लेकिन अब नहीं सुने तो इसको सुन लीजिएगा कि 2030 तक 2.6 हेक्टेयर, करोड़ हेक्टेयर अर्थात 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर और क्षरित भूमि को पुनर्जीवित करने का, यानी जो बंजर है, जो अपने आप में जो भूमि या जो अपने आप में डिग्रेड हो गई है लैंड, उसको क्या करना है, उसको पुनर्जीवित करना है उसको। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ये क्या है, उत्तर पश्चिमी भारत में थार मरुस्थल। तो अब अगर हम अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की बात करें, अरावली आप जानते होंगे सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक आता है अपने आप में। तो उत्तर पश्चिमी भारत में थार मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार को रोकने और पारिस्थितिकी संतुलन हेतु अरावली पर्वतमाला के चारों ओर एक हरित बफर का निर्माण इसमें यह रखा गया। आप जानते होंगे राष्ट्रीय वनीकरण एवं सतत भूमि प्रबंधन कार्यक्रम मिशन लाइफ, आप जानते होंगे चल ही रहा है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ये बहुत अच्छी पहल अपने आप, इसको सुनिएगा। इसके तहत सतत उपभोग और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है अपने आप में। ठीक है, तो अब आप इसी पर प्रश्न आ जाएगा छोटा सा, अब आप इसका उत्तर मुझे बताइएगा क्या हो जाएगा इसका उत्तर एग्जैक्टली। चलिए, वान चैलेंज के तहत भारत द्वारा वर्ष 2030 तक कितनी क्षेत्र बंजर भूमि को पुनर्जीवित करने का स्वैच्छिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, बताइएगा आप लोग। अभी हमने आपको कराया था, देखो इसका आंसर कहां पे है, ये देखो यहां पे है, ये देखो 2.6 करोड़ हेक्टेयर है ना। ये कहां पे आंसर है इसका, 3C वाले पे है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा, बॉन वाला। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, ठीक है, क्या राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की नागरिक विज्ञान पहल एवं जैव विविधता प्रलेखन, अभी यहां भी चर्चाओं में रहा है, आइए देखते हैं इसको। तो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली, ठीक है, ने अपने 11वें संडे बर्ड वॉक के साथ ट्री वॉक एनजेडीपी, ट्री वॉक एनजेपी है का दूसरा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया। यह पहल चिड़ियाघर द्वारा संचालित सतत नागरिक विज्ञान कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य आम नागरिकों, छात्रों और पर्यावरण प्रेमियों को स्थानीय जैव विविधता के प्रलेखन, निगरानी और संरक्षण में सक्रिय रूप से क्या है, जोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, अपने आप पे इंपॉर्टेंट है। नागरिक विज्ञान अर्थात सिटीजन साइंस की क्या कॉन्सेप्ट है, तो नागरिक विज्ञान अर्थात सिटीजन साइंस से तात्पर्य उस वैज्ञानिक अनुसंधान और डेटा संग्रह से है जिसमें वैज्ञानिक समुदाय के साथ साथ आम जनता, स्वयं सेवक भी सहयोग करते हैं अपने आप में, दैट्स कॉल्ड सिटीजन साइंस। जैसे साइंस की बात करता हूं तो साइंस बेसिकली, जिसने रिसर्च साइंस बेसिकली साइंस के बैकग्राउंड के लोग करते हैं, लेकिन जब बात सिटीजन साइंस की आती है तो सिटीजन साइंस में वैज्ञानिक जो होते हैं और वैज्ञानिकों के साथ में जो आम जन होता है वह भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, दैट्स कॉल्ड सिटीजन साइंस। ठीक है, सिटीजन मतलब कौन, नागरिक। तो नागरिकों का जब जुड़ाव होता है साइंस के साथ में तो दैट्स कॉल्ड सिटीजन साइंस, यानी कि वैज्ञानिकों के साथ में, विज्ञानों के साथ में ये काम करना सिटीजन्स का। शहरी जैव विविधता प्रलेखन, ऐसे आयोजनों से चिड़ियाघर और आसपास के हरित क्षेत्रों में मौजूद दुर्लभ वृक्ष प्रजातियों, प्रवासी एवं स्थानीय पक्षियों के आवास, मौसमी परिवर्तनों और उनकी जनसांख्यिकी का सटीक डेटाबेस तैयार करने में सहायता मिलती है। जन जागरूकता एवं सहभागिता, यह पहल नागरिकों को पारिस्थितिकी तंत्र, वृक्षों के औषधीय एवं पर्यावरणीय महत्व तथा पक्षियों के पारिस्थितिकीय कार्यों के प्रति जागरूक करती है, अपने आप पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली, अगर हम इसकी बात करते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी और इसे लोकप्रिय रूप से दिल्ली चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। यह केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के मानकों और दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करता है। क्या, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, यानी कि ये जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत कार्य करता है। कंजर्वेशन ब्रीडिंग एनजेपी, लुप्तप्राय प्रजातियों, जैसे कि अपने आप पे जो यहां पर कुछ प्रजातियां लिखी हैं, ठीक है, के संरक्षण प्रजनन कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। कौन, संरक्षण प्रजनन, यानी कि कंजर्वेशन ब्रीडिंग अपने आप में। ठीक, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब आप बताइए किसका उत्तर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली। भारत में चिड़ियाघर के उचित प्रबंधन, जानवरों के कल्याण तथा संरक्षण प्रजनन कार्यक्रमों के विनियमन
हेतु केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? आपके सामने यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं। क्या हो जाएगा? बी होगा क्या? बिल्कुल सही बात है, बी हो जाएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अच्छा, अब इसमें जो बाकी ए, सी और डी आपके पॉइंट हैं, इनको आप रेडी कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। यानी कि अब क्या रेडी करना है आपको रेडी करना है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। बहुत बार प्रश्न यहां से आता है, इसको भी पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे तरीके से। जैव विविधता अधिनियम 2002 बहुत बार पूछा गया, इसको पढ़ लीजिएगा। और वन संरक्षण अधिनियम 1980 यह भी पढ़ लीजिएगा अपने आप पे। ये जितने भी पर्यावरणीय अधिनियम हैं वो हर साल आपके पूछे जाते हैं, जैसे कि अलग अलग जो अभिसमय हैं, कन्वेंशन हैं, उन पर प्रश्न आता है। और आपके इन प्रकार के जो अधिनियम बनाए गए हैं पर्यावरणीय, इन पर ही प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, इनको आप रेडी कर लीजिएगा प्लीज। चलिए, भारतीय नौसेना का स्वदेशी पनडुब्बी रोधी पोत मैंग्रोल। तो कोच्चि स्थित कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट श्रृंखला का तीसरा पोत मैंग्रोल औपचारिक रूप से सौंप दिया है। यह जहाज भारत के तटीय जल क्षेत्र में नौसैनिक सुरक्षा, निगरानी और पनडुब्बी रोधी अभियानों को नई शक्ति प्रदान करेगा। ध्यान दीजिएगा, पोत की मुख्य तकनीकी विशेषताओं क्षमताओं की बात करते हैं तो उच्च स्वदेशी सामग्री यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग इस पोत के निर्माण में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है, जो रक्षा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की सफलता को दर्शाता है। मैं बार बार कहता हूं कि लगातार सरकार डिफेंस सेक्टर में स्वदेशी तकनीकों का, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल कर रही है अपने आप में। ठीक है, प्ररोदन प्रणाली या पोत अत्याधुनिक वाटर जेट propulsion प्रणाली के द्वारा संचालित होती है और इसे उथले पानी में अत्यधिक गति, उत्कृष्ट गतिशीलता और तुरंत दिशा परिवर्तन की क्षमता इसको क्या करती है? प्रदान करती है। तो यह भी अपने आप में क्या है? अच्छी बात है, ध्यान रखिएगा। शस्त्रीकरण एवं निगरानी तंत्र, जहाज अत्याधुनिक स्वदेशी सोनार प्रणाली, हल्के टारपीडो, पनडुब्बी विरोधी रॉकेट, आधुनिक रडार और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम से सुसज्जित है। तटीय जल क्षेत्र में पानी के नीचे निरंतर निगरानी करने की क्षमता है। पनडुब्बी विरोधी युद्ध अभियान की क्षमता है। निम्न तीव्रता वाले समुद्री अभियान की भी क्षमता इसमें है कहीं ना कहीं। तो बहुत सारे बेहतर कार्य इसमें हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। बारूदी सुरंग बिछाने एवं उन्हें नष्ट करने की अध्ययन सामग्री, भारतीय नौसेना का स्वदेशी पनडुब्बी विरोधी पोत मैंग्रोल। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं तो कोच्चि स्थित कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट श्रृंखला का तीसरा पोत मैंग्रोल औपचारिक रूप से सौंप दिया गया है। यह जहाज भारत के तटीय जल क्षेत्र में नौसैनिक सुरक्षा, निगरानी और पनडुब्बी विरोधी अभियानों को नई शक्ति प्रदान करेगा अपने आप में। ठीक है, चलिए, तो अब आप बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता आईएनएस मैंग्रोल की बहुआयामी युद्ध क्षमताओं में शामिल नहीं है? बताइएगा। सी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जहां तक मुझे लग रहा है ना? बिल्कुल सही बात है, सी नहीं होगा अपने आप में। ठीक है, चलिए, भारत के पहले स्वदेशी रिचार्जेबल आयरन एयर बैटरी के यूटिलिटी स्केल पायलट प्रोजेक्ट अपने आप पे ये अभी क्या रहा है चर्चाओं में। आइए इसके बारे में देखते थोड़ा सा। तो इस ऐतिहासिक पायलट प्रोजेक्ट के लिए आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित सिमाहाद्री सुपर थर्मल पावर स्टेशन को चुना गया है। भागीदारी की बात करते हैं तो इस स्वदेशी आयरन एयर बैटरी तकनीक को भारतीय डीप टेक स्टार्टअप माइन इलेक्ट्रिक द्वारा विकसित किया गया है। इस प्रोजेक्ट को अटल इंक्यूबेशन सेंटर अन्ना यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में इसको लागू किया जा रहा है। यह भी पॉइंट क्या करना है आपको, विशेष तौर पर याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए, बैटरी की विशेषता और उद्देश्य की बात करते हैं तो यह तकनीकी लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज के लिए बनाई गई है। यह बैटरी 6 घंटे के चार्जिंग साइकिल और 18 घंटे की डिस्चार्जिंग साइकिल पर काम करती है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रिड की स्थिरता को बढ़ाना और सौर पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को क्षेत्रीय ग्रिड में सुचारू रूप से एकीकृत करना है, ताकि 24/7 स्वच्छ ऊर्जा क्या हो सके, सुनिश्चित की जा सके। यह इसका क्या है उद्देश्य, अपने आप पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, अब आप बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। भारत के पहले स्वदेशी रिचार्जेबल आयरन एयर बैटरी के यूटिलिटी स्केल पायलट प्रोजेक्ट के लिए किस पावर प्लांट को चुना गया है? तो सिमाहाद्री सुपर थर्मल पावर स्टेशन, कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन या फिर तालचेर सुपर थर्मल पावर स्टेशन। क्या हो जाएगा इसका उत्तर बताइएगा आप लोग मुझे कमेंट करके फटाक से बोलो भाई। ए हो जाएगा, बिल्कुल ए हो जाएगा ये। ठीक है, ए इज द राइट आंसर।
नाउ नेक्स्ट, फ्रिडिच अटैक्सिया, ये क्या है? ये एक प्रकार की बीमारी है, ठीक है। फ्रिडिच अटैक्सिया एक दुर्लभ विरासत में मिला, अर्थात ये इनहेरिटेड आनुवंशिक विकार है अपने आप पे, अर्थात ये क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है अपने आप पे, एफआरडीआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह एक न्यूरोजेनरेटिव बीमारी है जो मुख्य रूप से नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड अर्थात रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के उस हिस्से को नुकसान पहुंचाती है जो मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करता है, ठीक है, यानी कि जो सेरेबेलम है। इसके कारण शरीर के अंगों के बीच समन्वय अर्थात कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाती है, जिसे अटैक्सिया कहा जाता है अपने आप पे। क्या? इसे अटैक्सिया कहा जाता है। और ये अभी क्या रहा है? अपने आप में चर्चा में रहा है। सिम्टम ऑफ फ्रिडिच अटैक्सिया, इसके बारे में यहां पर लिखा हुआ है। हेयरिंग लॉस आपका हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और कई प्रकार के फिजिकल सिम्टम्स के अंतर्गत यहां पर फिजिकल सिस्टम में आपके कार्डियोपैथी हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी आपकी। और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम में अगर आप देखेंगे तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम में आपका, ठीक है, ये लिम्ब अटैक्सिया हो जाएगा, लॉस ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स आपको यहां पर दिखाई देंगे जो यहां पर आपके सामने मेंशन किए गए, ये इस बीमारी में। तो ऐसी डिजीज कई बार चर्चाओं में रहती हैं अपने आप में, और नर्वस सिस्टम में कहीं कहीं अटैक करता है अपने आप पे, स्पाइनल कॉर्ड के खास हिस्से को ये क्या करता है, जो है डिस्ट्रॉय करता है। यह बीमारी गुणसूत्र 9 पर स्थित FXN जीन में उत्परिवर्तन अर्थात म्यूटेशन के कारण होती है। यह जीन फ्रैटैक्सिन नामक प्रोटीन के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है, जो कोशिकाओं के माइक्रोकॉन्ड्रिया अर्थात जो ऊर्जा केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया के सही ढंग से काम करने के लिए आवश्यक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का, बिजली का, मतलब ऊर्जा का घर भी कहते हैं, जानते होंगे। चर्चाओं में क्यों? क्योंकि हाल ही में चिकित्सा जगत और समसामयिक खबर में रहा है, क्योंकि यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस FDA और अन्य वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसियों ने इस दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी के इलाज के लिए पहली विशिष्ट दवा जैसे कि ओमावेलोक्सिलेरोन साइक्लोरेस को मंजूरी दी है, जिससे इस लाइलाज बीमारी के प्रबंधन में एक बड़ी सफलता मिल सकती है अपने आप पे, या मिली है अपने आप पे। तो ये जो फ्रिडिच अटैक्सिया है अपने आप में, ये अभी चर्चाओं में रहा है। निश्चित तौर पर यहां से प्रश्न आ सकता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक। चलिए अब आप बताइए, हाल ही में खबरों में रही बीमारी फ्रिडिच अटैक्सिया किस तरह की बीमारी है? हृदय रोग है, ये आनुवंशिक विकार है, ऑटोइम्यून बीमारी है, या फिर श्वसन संबंधी बीमारी है? कौन सी बीमारी है बताइएगा, कमेंट करके मुझे तुरंत बताइए आप लोग इसका उत्तर। ये हो जाएगा क्या आपका? आनुवंशिक बीमारी है ना, ये बी इज द क्या राइट आंसर, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर है अपने आप में, ठीक है, बिल्कुल। सृजन डिफेंस पोर्टल, सृजन क्या? सृजन डिफेंस पोर्टल अभी चर्चाओं में रहा है। आइए देखते हैं इसके बारे में। इसे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। यह एक वन स्टॉप ऑनलाइन पोर्टल है। इसका प्राथमिक उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता को क्या करना है अपने आप में कम करना, इसमें शामिल है। यह बहुत अच्छी बात है अपने आप में। इस पोर्टल पर रक्षा सामरिक क्षेत्र के उपक्रमों, सशस्त्र बलों और आयुध कारखानों द्वारा उन वस्तुओं, कलपुर्जों और उपकरणों से की सूची प्रदर्शित की जाती है जिनका वर्तमान में आयात किया जाता है। कार्यप्रणाली की बात करते हैं। भारतीय उद्योग, ठीक है, विशेष करके MSME और स्टार्टअप इस पोर्टल के माध्यम से इन रक्षा उपकरणों की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें भारत में ही डिजाइन, विकसित और निर्मित करने के लिए अपनी रुचि व्यक्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो यह भी क्या है अपने आप पे बड़ी बात है, जिसको आप यहां पर देख सकते हैं अल्टीमेटली, ठीक। चलिए, सृजन पोर्टल क्या? सृजन पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? रक्षा उपकरणों के स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देना, सशस्त्र बलों के लिए कर्मियों की भर्ती करना, रक्षा पेंशन प्रदान करना, सैन्य अभ्यास आयोजित करना। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली? कमेंट करके आप उसका आंसर मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, ए हो जाएगा क्या? ए मतलब कि ये, ठीक है। चलिए, भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट निर्माण सुविधा, अभी यह भी चर्चा में रही है, ध्यान रखिएगा। यानी कि भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट निर्माण सुविधा कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थापित की गई है। विकासकर्ता कौन है? इस अत्याधुनिक 8 इंच QPU मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन हाल ही में यानी कि 17 अगस्त को भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स, ठीक है, QPAI द्वारा किया गया है। यह देश एशिया की सबसे बड़ी समर्पित क्वांटम चिप फाउंड्री
बन गई है अपने आप पे। तो ये चर्चा में फिर रही है। भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट क्यूपीयू निर्माण सुविधा है ना। यह सुविधा फ्लिप चिप सुपर कंडक्टिंग प्रोसेसर का स्वदेशी रूप से निर्माण करेगी। इसका उद्देश्य चिप डिजाइन, लिथोग्राफी और पैकेजिंग को स्थानीय स्तर पर पूरा करना है, जिससे राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत क्वांटम हार्डवेयर में भारत को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनाना है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन मैंने कई बार कहा, इसको आप पढ़ लीजिएगा, आपके लिए क्या बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का मुख्य उद्देश्य और इसके फीचर्स आप एक बार प्लीज पढ़िएगा। चलिए अब आप बताइए, भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट निर्माण सुविधा किस राज्य में स्थापित की गई है बताइए। सी मतलब कि आपका कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आज आपके लिए भारत प्रश्न है, दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित है। अलवार शिव उपासना, नयनार विष्णु उपासना, अलवार विष्णु उपासना, ठीक है, और या फिर नयनार कृष्ण उपासना। बताइएगा इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा। ठीक है, कमेंट करके आप इसका आंसर मुझे बता सकते हैं। चलिए बाकी ये सब हमारे एडवर्टाइजमेंट लिखे हुए हैं, आप इनमें से किसी को देख करके आप बैच हमारा परचेज कर सकते हैं बॉस। ठीक, चलिए ये देखिए, ये पीसीएस का हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है, बहुत अच्छा बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा बैच है ये अपने आप पे, है ना। इसमें सारी चीज़ हम लोग कराते हैं, प्री प्लस मेंस, इंटरव्यू की तैयारी आपकी, टेस्ट सीरीज आपकी, सब कुछ एक A to Z चीज़ इसमें हम लोग कराते हैं। ठीक है, बाकी ये भी है, आप इसको देख सकते हैं। और यूपीडब्ल्यूएससी पेट का हमारा बैच चल रहा है, आप चाहें तो पेट के बैच को भी ले सकते हैं। ये आपके सामने यहाँ पर चीज़ दे रखी है, कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो इन दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा। आज के बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।